सभी को नमस्ते। आशा करता हूं आप सभी लोग आनंद पूर्वक हैं, स्वस्थ हैं और हमारे सभी युवा साथी भी आनंद में हैं, स्वस्थ हैं। आइए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करके हम आज की इस चर्चा को शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित सज्जनों, प्यारे बच्चों और मेरे युवा साथियों, बहुत लंबे समय से हम मुंबई में ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो युवा साथी हैं उनको साथ में लेकर के कुछ क्रिएटिव किया जा सके, कुछ नया अच्छा कंस्ट्रक्टिव किया जा सके। और इसके लिए आप लोगों को शायद पता होगा, बीच में मेरा कुछ समय के लिए दिल्ली और बड़ौदा ट्रांसफर हो गया था, लेकिन मैं पूरी ताकत लगा के, हालांकि मुझे कंपनी भी चेंज करनी पड़ी जिसमें मैं 8 साल काम कर रहा था, टाटा मोटर्स, लेकिन मैं मुंबई आ गया। और यहाँ आकर के भी मेरा यही प्रयास है, जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ, कि जितना अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी हो सके, मैं अपने सब साथियों के साथ जुड़ूं, अपनी युवा शक्ति जो हमारी नई पीढ़ी आर्य समाज और हमारे परिवारों में, मित्रगणों के परिवारों में तैयार हो रही है, उनके साथ जुड़ूं और कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करूं, शुरू करूं। लेकिन ये समय ऐसा चल रहा है कोरोना का कि इसमें हमारी जो कार्य करने की शैली है वो थोड़ी बदल गई है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कम हो गई है, क्योंकि काम तो मैं लगातार कर रहा हूँ। और इस कोरोना काल के दौरान मैंने इतना काम किया है जितना शायद मैं नॉर्मल डेज में नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स, जो मेरे रह जाते थे कई बार। तो प्लस माइनस दोनों है, लेकिन हाँ, हमारा काम करने का स्टाइल चेंज हुआ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। कि अब तक हम जो सभाओं के रूप में एक दूसरे से पर्सनली मिलकर के, इकट्ठे होकर के जिन कार्यों को किया करते थे, अब हमें उनको करने के लिए वर्चुअली जुड़ना, एक दूसरे को कैमरे पर देखने की ज्यादा आदत डालना, और अपने जो समस्याएं हैं या अपनी जो बातें हैं उनको भी व्यक्त करने के लिए, कहने के लिए कैमरा कॉन्शियस न हो करके, बल्कि कैमरा प्रो होना, ये हमें एक सीखना पड़ा। और इससे काफी लाभ भी हुआ, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए निश्चित रूप से ये एक आवश्यक चीज है आज। और हम इसका लाभ इस रूप में देखते हैं कि जहां हम सभा के रूप में कुछ लोगों से जुड़ पाते थे, आज हम वर्चुअली देश और विदेश सब जगह बैठे हुए हमारे जो मित्रगण हैं उनसे जुड़ पाते हैं और अपना कार्य हम उन तक पहुंचा पाते हैं, अपनी बात को उन तक पहुंचा पाते हैं। कोरोना के समय में ही, पिछले वर्ष जब मैं 2020 में दिल्ली में था, तो हम लोगों ने विचार किया कि भाई क्यों ना हम इस समय का उपयोग करें और दर्शन की कक्षाएं शुरू करें, फिलोसफी क्लासेस, इंडियन फिलोसफी। और 3 दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वैशेषिक दर्शन, इनको हमने ऑनलाइन पढ़ाया और लोगों को बड़ा उसके बारे में जानकारी मिली, इनसाइट मिला, और लोगों ने बड़े आनंद से उसको पढ़ा। ये हमें एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। और वर्चुअली इन मीटिंग्स के द्वारा हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा भी की, ज्योतिष के विषयों पर चर्चा की, यज्ञ विज्ञान के विषयों पर चर्चा की, तो काफी कुछ कंस्ट्रक्टिव हुआ। मेरी एक पुस्तक भी लगभग पूरी होने जा रही है, वो भी मैंने इस बीच में लिख ली। तो इसी संबंध में एक छोटी सी कहानी है, उससे मैं अपनी बात शुरू करूंगा, क्योंकि हमारे सारे युवा साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बार एक मर्चेंट था, एक व्यापारी था, और उस व्यापारी ने अपने व्यापार के लिए एक लोन लिया। और उस समय में बैंकिंग का जो सिस्टम था वो इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, तो इसलिए जो गांव के साहूकार लोग होते थे
वो लोग लोन देने और चीजों को गिरवी रख करके उसको इस तरीके से चलाने का काम करते थे, जिन्हें हम लेंडर कहते थे, मनी लेंडर। तो ऐसे ही एक लेंडर से उसने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया, कार्य अच्छा चल रहा था। अचानक थोड़ी सी ऐसी ही कोई सिचुएशन आई जिसमें उसका व्यापार थोड़ा सा कम हो गया, और वो कम होते होते उसे काफी लॉस हो गया। लॉस हो गया, काम भी मंदा हो गया, तो जो रिटर्न करना था वो रिटर्न करने की स्थिति में वो नहीं रहा। अब मनी लेंडर तो अपना जो इंटरेस्ट है वो लगातार बढ़ाता जाता है, कैलकुलेट करता जाता है। तो अब धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनी कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट के साथ में लोन हो गया कि उसने फिर छोड़ दिया कि भाई अब मैं इस लोन को रीपे नहीं कर सकता, मेरे पास में स्थिति नहीं है रीपे करने। तो मनी लेंडर जो था वो जानता था कि इस बिजनेसमैन की, जिसने मुझसे लोन लिया है, इस मर्चेंट की एक बेटी है। तो उसने उसके सामने एक प्रपोजल रखा कि एक काम करो तुम, मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा, आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दीजिए। अब वो मनी लेंडर बहुत एज का, बेटी छोटी। अब वो अपनी बेटी को उससे विवाह भी नहीं करना चाहता क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं, दुष्ट आदमी है। क्या किया जाए? तो एक दिन घर में बड़ा उदास बैठा था, तो उसकी बेटी ने पूछा, पिताजी आप क्यों उदास हैं? उसने सारी बात उसको बता दी। बोले आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसका सोल्यूशन है। आप सिर्फ एक काम कीजिए, वो मनी लेंडर को बोल दीजिए कि हाँ मेरी बेटी आपसे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे आप एक अवसर दें कि मैं इस शर्त को, आपकी जो है, इसको पूरा करने के लिए या न करने के लिए मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं ऐसी बात कर लेता हूं। मनी लेंडर के पास गया, उसने कहा ठीक है, हम राजा की उपस्थिति में ये करेंगे और मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा। राजा के पास गए, राजा ने कहा कि आप एक काम कीजिए, अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको एक शर्त दे देते हैं हम, एक थैली में एक काला पत्थर डाला जाएगा, एक सफेद पत्थर डाला जाएगा, बराबर आकार के, या बॉल मान लीजिए, एक काली बॉल एक सफेद बॉल, और आपकी बेटी को थैली में हाथ डाल करके वो बॉल निकालना है। अगर बॉल काला आया तो आपकी बेटी को मनी लेंडर के साथ में शादी करनी पड़ेगी और आपका कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं बॉल सफेद आ गया तो आपकी बेटी को शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और कर्जा भी माफ हो जाएगा। ये शर्त राजा ने बता दी उनको, तैयार हो गए। लेकिन ये जो मनी लेंडर था ये दुष्ट आदमी था। इसने क्या किया कि जो थैली में बॉल डालने वाला आदमी था उसको इसने इशारा करके ये कह दिया कि तुम दोनों की दोनों बॉल उसमें काली डालना, ताकि इसके पास में ऑप्शन ही ना रहे विजय का। अब जहां दुष्ट लोग होते हैं वहां सज्जन लोग भी होते हैं। तो उन्हीं में जब इनकी चर्चा हो रही थी तो किसी व्यक्ति ने सुना, तो उसने इनकी बेटी को बता दिया कि बेटा देखो, थैली के अंदर दोनों बॉल काली हैं, अब क्या करना है वो तुम सोच लो। बच्ची ने कहा कि क्या किया जाए, पिताजी को बताया। पिताजी बोले बेटा हमारा भाग्य खराब है, हम क्या करेंगे? बोले नहीं आप घबराओ मत, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। और उसने क्या किया कि वो जो काला पत्थर और सफेद पत्थर उसको थैली में मिला था, उनको लेकर के वो वहां निकालने लगी, और निकालते निकालते उसने एक जो पत्थर निकाला उसको हड़बड़ी में नीचे गिरा दिया बाकी पत्थरों के बीच में। अब जब बाकी पत्थरों के बीच में गिरा दिया तो वो जो मर्चेंट था वो घबरा गया और ज्यादा कि ये क्या किया इसने, ये पत्थर गिरा दिया, अब तो मैं बिल्कुल ही फंस गया। और जो जिसने लैंड किया था, मनी लेंडर जो था, वो भी बौखलाने लगा, तुमने ये क्या किया, तुमने बॉल क्यों गिरा दी या पत्थर क्यों गिरा दिया, ये तो इतना महत्वपूर्ण निर्णय होना था। वो लड़की बहुत समझदार थी, उसने कहा महाराज देखिए, दो ही पत्थर थे, एक काला था एक सफेद था।
अभी अगर मेरे हाथ से काला पत्थर गिरा है इन पत्थरों के बीच में, तो सफेद वाला थैली के अंदर होगा, और अगर मेरे हाथ से सफेद वाला पत्थर गिरा है तो थैली के अंदर काला वाला पत्थर होगा। अपने आप निर्णय हो जाएगा, अगर थैली के अंदर काला पत्थर मौजूद है तो इसका मतलब मैंने सफेद पत्थर चुना था, और अगर थैली के अंदर सफेद पत्थर मौजूद है तो इसका मतलब मैंने काला पत्थर चुना था। और उसी के आधार पर आप निर्णय कर लीजिए कि सफेद पत्थर वाला निर्णय सुनाना है या काला पत्थर वाला निर्णय सुनाना है। और वो जो मनी लैंडर था उसने अपना सिर धुना, क्योंकि उसको तो मालूम था कि दोनों पत्थर काले हैं, तो दूसरा पत्थर भी काला ही निकलने वाला है। और जब उसको ये पता था तो उसने कहा कि आज तो मेरे हाथ से मेरा पैसा भी चला गया, और इस लड़की से जो मेरी शादी हो सकती थी वो अपॉर्चुनिटी भी मेरे हाथ से चली गई। उस लड़की को उसके पिता ने पूछा, बेटा दोनों पत्थर काले थे, मैं तो घबरा गया था, तूने ये कैसे किया? तो उसने एक ही बात अपने पिता से कही कि पिताजी, जिस समय आप संकट देख रहे थे उस समय मैं अवसर देख रही थी। जिस चीज को आपने संकट के रूप में देखा, परेशानी के रूप में देखा, डिफिकल्टी के रूप में देखा, उसी चीज को मैंने अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और उसका मैंने उपयोग किया। कहने का अभिप्राय यह है कि हम सबके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे समय आते हैं, डिफिकल्ट टाइम्स जिनको हम बोलते हैं। कई बार हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से होते हैं, और कई बार पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए, जैसा कि आजकल चल रहा है। लेकिन ऐसी कभी भी कोई परिस्थिति जीवन में नहीं होगी कि जिससे बाहर आने का रास्ता, जिससे बाहर आने की अपॉर्चुनिटी या जिसका उपयोग करने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं होगी। अगर हम अपने पूरे जीवन का एनालिसिस करें, छोटा सा एनालिसिस, 1 मिनट और लूंगा, और हम ये विचार करें बुधवार तक, क्योंकि अगली बार हम मिलेंगे बुधवार को, बुधवार तक हम केवल ये विचार करेंगे कि जीवन की कितनी ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे कंट्रोल में है, और जीवन की कितनी ऐसी परिस्थितियां हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे उदाहरण दे देता हूं आपको, आपका जन्म, बर्थ, क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं है। आपके पेरेंट्स कौन होंगे? क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं है। आप लड़का होंगे या लड़की होंगे? आपके कंट्रोल में है? नहीं है। आप हिंदुस्तान में पैदा होंगे या अमेरिका में पैदा होंगे? आपके कंट्रोल में है? नहीं है। आप गोरे होंगे या काले होंगे? आपके कंट्रोल में है? नहीं है। आप लंबे होंगे, नाटे होंगे? आपके कंट्रोल में है? नहीं है। आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे या किसी डिसेबिलिटी को लेकर के आप पैदा होंगे? आपके कंट्रोल में है? नहीं है। ऐसी ही न जाने कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर है। फिर हमें यह छोटा सा विचार करना है कि इस जीवन में ऐसी कितनी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है। और जब मैं बुधवार को आप लोगों से मिलूंगा, स्पेशली हमारे जो यंग साथी जुड़े हुए हैं, युवा साथी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं ये जानना चाहूंगा उन्होंने कितना विचार किया इस विषय पर कि कितनी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और कितनी चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। फिर हम ये सीखेंगे कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं या नहीं है, उनके साथ में हमें मैनेज कैसे करना है। और लाइफ जो है, जीवन जो है, वो एक कला है, एक आर्ट है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की परिस्थितियों के साथ में उनका उपयोग करना सीख लिया, वही वास्तव में जीवन को सुखपूर्वक जी पाता है। तो अगर हम चाहते हैं हम अपनी लाइफ में ग्रो करें, अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ें, उन्नति करें, अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ में हम सुखी हों, हमारे जीवन में हैप्पीनेस हो, हमारे जीवन में प्रोस्पेरिटी हो, वेल्थ नहीं प्रोस्पेरिटी, तो उस प्रोस्पेरिटी के लिए, उस हैप्पीनेस के लिए, उस विजडम के लिए हमको क्या करना चाहिए और कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं तक सीमित रखेंगे और निवेदन करेंगे कि आप लोग इस बात पर विचार करें, और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो अब हम उन प्रश्नों को लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।